प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, आज मैं आपको पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूं। तो देखिए, परफॉर्मेंस तो अभी ठीक चल रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस ठीक चल रहा है इसका ये मतलब नहीं कि फ्यूचर में भी अच्छा चलेगा ना। तो लोग जानना चाहते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स इसका पास्ट परफॉर्मेंस चेक करेंगे बेंचमार्क के मुकाबले कि परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। उसके बाद फैक्ट सीट चेक करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे हम इसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल जानने की कोशिश करेंगे, सेक्टर एलोकेशन चेक करेंगे, स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे। और यहाँ पे दो बहुत बड़े कंसर्न हैं आप लोग के, हमेशा लिखते हैं इस फंड के बारे में। भाई यूएस का जो एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यूएस स्टॉक्स का जो वैल्यूएशंस है बहुत ज़्यादा हो चुका है। हो सकता है आने वाले समय में बुरी तरह से गिर जाए। तो इस फंड के साथ क्या करें। और दूसरा कंसर्न है कि यहाँ पे जो AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो बहुत बड़ा हो चुका है। 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का AUM है। तो यहाँ पे ऑफकोर्स कंसर्न है कि क्या ये फंड बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज AUM आने वाले समय में क्या अंडर परफॉर्म कर सकता है। इसको भी मैं डिटेल में कवर करूँगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है एज ऑलवेज, पूरा देखें, अच्छी तरह से समझें। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, या बार बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। नाउ जान लेते हैं पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, आप रिटर्न्स चेक कर सकते हैं इनके बेंचमार्क के मुकाबले कि कैसा रिटर्न आया है। तो ये डायरेक्ट प्लान का CAGR रिटर्न्स है। तो 1 ईयर देखिए, बेंचमार्क है -2.36%। इसका बेंचमार्क है निफ्टी 500, ठीक है। और फंड का रिटर्न तो काफ़ी अच्छा। उसी तरह से 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर सभी जगह इस फंड ने अपने बेंचमार्क को काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट किया है। तो करेंट जो परफॉर्मेंस शो कर रहा है उसके अनुसार ऑफ कोर्स बोल सकते हैं कि इस फंड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी आप लोग पूछते हैं, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रेशियो आप चेक कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन रेशियो का क्या मतलब होता है? देखिए, बेंचमार्क के मुकाबले कोई भी फंड एक पर्टिकुलर अमाउंट का रिस्क लेकर कितना ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है, ठीक है, बेंचमार्क के मुकाबले। तो इन्फॉर्मेशन रेशियो 0.5 से अगर ज़्यादा है तो 0.5 के आसपास है तो अच्छा माना जाएगा। तो ऑफकोर्स जितना ज़्यादा उतना 1 या उसके ज़्यादा अगर हो इन्फॉर्मेशन रेशियो तो बहुत अच्छा माना जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, रीसेंट टाइम्स में अगर आप देखें 1 ईयर, 3 ईयर में तो इन्फॉर्मेशन रेशियो इसका बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल रिस्क एडजस्टेड रिटर्न वाइज भी बोल सकते हैं कि फ़ंड का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। अब इस फंड का हम फैक्ट सीट चेक कर लेते हैं, उससे फंड के बारे में हमें बहुत कुछ पता चले। यहाँ पे पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का आप फैक्ट सीट चेक कर सकते हैं। देखिए, अगस्त महीना का फैक्ट सीट है 2025। तो यहाँ पे ऊपर का डिटेल चेक कर लें, इससे पता चलेगा कि फंड कैसे इन्वेस्टमेंट करता है। तो देखिए, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है, इसीलिए इन्होंने लिखा है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी जगह ही अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। और यहाँ पे देखिए, मिनिमम 5 ईयर्स, यहाँ पे देखिए ना जो रेड कलर का है, तो ये खुद बोल रहे हैं कि अगर आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट करना है तो मिनिमम 5 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन लेकर आए। और यहाँ पे भी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पायोनियर इन इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग। इनफैक्ट सालों से ये लोग US में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स जिस तरह का बड़ा इन्वेस्टमेंट ये लोग करते हैं वैसा पहले कोई नहीं करता था, ठीक है। अब इस फंड के कुछ डिटेल्स चेक कर लेते हैं। तो देखिए, फंड मैनेजर्स के बारे में अगर आप देखें, देखिए कितने सारे फंड मैनेजर्स हैं, भरे पड़े हैं ना। लेकिन हाँ, राजीव ठक्कर तो खैर शुरू से मैनेज करते हैं इसको, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं। और रौनक ओंकार भी काफ़ी समय से मैनेज करते हैं। तो ये ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट्स को देखते हैं, लाइक US में इन्वेस्टमेंट है तो उसको ये देखते हैं। राज मेहता है जो कि इंडियन इक्विटी पोर्शन को देखते हैं, और रुकून है जो कि अगेन इक्विटी पोर्शन को देखते हैं। तेजस हैं जो कि डेट को देखते हैं, और मानसी हैं जो कि अगेन डेट को देखती हैं, और ऐश्वर्या हैं जो कि अगेन डेट पोर्शन को देखती हैं। यहाँ पे इस फंड का आप AUM चेक कर सकते हैं ना, 1 लाख करोड़ से भी बड़ा AUM है, जो कि काफ़ी बड़ा हो चुका है। यहाँ पे देखिए, इसका बेंचमार्क है निफ्टी 500, मतलब कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी जगह इन्वेस्टमेंट है। एंट्री लोड ऑफ कोर्स नॉट एप्लीकेबल है। एग्जिट लोड यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, 2% है। अगर आप 1 साल से पहले, दैट इज़ 365 डेज से पहले रिडीम करते हैं, और 1% है अगर आप 1 साल से 2 साल के बीच में रिडीम करते हैं, और 730 डेज़ के बाद अगर रिडीम करेंगे तो वहाँ पे एग्जिट लोड नहीं लगता है। अब देखिए, यहाँ पे इसका बीटा चेक कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन चेक कर सकते हैं। शार्प रेशियो 1.5, 1 से ज़्यादा अगर शार्प रेशियो किसी फंड का है तो उसे बहुत अच्छा मानते हैं। तो ऑफ कोर्स रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ये भी हमें बताता है, शार्प रेशियो तो अच्छा है। और देखिए, पोर्टफोलियो टर्नओवर, इन्वेस्टमेंट करने का तरीका पता चलेगा कितना कम है विदाउट आर्बिट्राज। आर्बिट्राज देख कर भी देखेंगे तो बहुत कम है। तो 16%, मतलब कि बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं।
और ज़्यादा बाय और सेल नहीं करते हैं अपने पोर्टफोलियो में। अब देखिए यहाँ पे इंडस्ट्री एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें जानना चाहिए। बैंक्स का देखिए ऑलमोस्ट 20% का एक्सपोज़र है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, देखिए डेट और मनी मार्केट 11%, उसी तरह से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 11%। डेट और मनी मार्केट मीन्स शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट है, और कैश इक्विवेलेंट मीन्स ओवरनाइट फंड्स में। तो ओवरऑल बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 22% या उससे भी थोड़ा ज़्यादा कैश में है रफली इनके पास, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो मे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट गिरेगा तो इन्वेस्ट करेंगे, या फिर इन्हें कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है इसलिए पैसा इन्होंने रखा हुआ है। सॉफ्टवेयर में भी अच्छा खासा है, 9.28% का एक्सपोजर है। ऑटोमोबाइल में ऑलमोस्ट 7% का एक्सपोजर है। यहाँ पे स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं, तो देखिए इनका तो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होता है ना, कुछ ही स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर लेते हैं, क्लियरली यहाँ पता चल रहा है। देखिए HDFC में ना ऑलमोस्ट 8% का एक्सपोजर है। बजाज होल्डिंग में देखिए 5.9%, पावर ग्रिड में अगेन ऑलमोस्ट 5.9%, कोल इंडिया में 5% प्लस, ICICI बैंक में ऑलमोस्ट 5%, ITC, कोटक महिंद्रा, मारुति सुजुकी। देखिए टॉप के 10-12 स्टॉक्स को देखेंगे ना तो ज़्यादातर एक्सपोजर वहीं लिया गया है। और यहाँ पे देखिए PSUs में अच्छा खासा एक्सपोजर होता है, लेकिन ऊपर ही देखिए ना पावर ग्रिड आपको मिल रहा है, कोल इंडिया मिल रहा है, तो इसीलिए इनका ऑफकोर्स जो पी रेशियो चेक करेंगे तो आपको रिलेटिवली कम देखने का मिलेगा। और प्लस जो दूसरे स्टॉक्स हैं ना उसमें भी आपको काफ़ी स्टॉक्स मिल जाएंगे जो कि मोस्टली वैल्यू स्टॉक्स हैं, जहाँ की पी रेशियो थोड़ा कम देखने को मिलेगा। और इसीलिए जो पराग पारक फ्लेक्सी कैप फंड है ना वो वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए जाना जाता है। और यहाँ पे देखिए नीचे अगर जाएंगे तो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ देखें। आर्बिट्राज का मतलब ये हुआ ना कि एक कैश मार्केट में खरीदेंगे और उसी अमाउंट का फ्यूचर्स ऑप्शंस में उसको सेल कर देंगे, तो इसी से आर्बिट्राज रिस्क फ्री रिटर्न होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 1.93%, ऑलमोस्ट 2% का यहाँ पे एक्सपोजर लिया गया है। और ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ओवरसीज ना फॉरेन कंट्रीज दैट इज़ US की कंपनीज़ में एक्सपोजर कितना है। मेटा सबसे बड़ा एक्सपोजर है 3% प्लस, अल्फ़ाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है 3%, माइक्रोसॉफ्ट ऑलमोस्ट 3%, और अमेजॉन में अबाउट 2.5% का एक्सपोजर है। फिर देखिए रीट्स और इन्वेट्स में भी, तो रीट्स में इनका देखिए अबाउट 0.58% का एक्सपोजर है। और नीचे मनी मार्केट ना सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, तो शॉर्ट टर्म का ये डेट इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ पे भी देखिए पूरा मतलब CDs में तो बहुत सारा एक्सपोजर लिया गया स्मॉल अमाउंट का, लेकिन ओवरऑल 8.88% का एक्सपोजर है। CP कॉमर्शियल पेपर में भी देखिए 1% का एक्सपोजर है। उसके बाद और नीचे देखेंगे टी बिल्स, ये सारा का सारा शॉर्ट टर्म डेट पेपर्स है। नाउ मैं आपके दो इंपॉर्टेंट प्रश्नों का जवाब दे देता हूँ। तो पहला प्रश्न है कि US में इनका एक्सपोजर अच्छा खासा है, ऑलमोस्ट 12% का एक्सपोजर है US के स्टॉक्स में। तो यहाँ पे तो रिस्क बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि US का अगर आप वैल्यूएशंस देखेंगे स्टॉक्स का बहुत ज़्यादा हो गया है। और सबसे बड़ी बात, जहाँ भी एक्सपोजर लिया गया है वो वही स्टॉक्स हैं जिनका ही परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है और उसका रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आया। तो देखिए US मार्केट का जो रिटर्न आ रहा है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, मोस्टली AI फैक्टर, और ये जिन स्टॉक्स में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है ना वो ज़्यादातर स्टॉक्स का कोई ना कोई AI कनेक्शन है और उनके रिटर्न्स अच्छे खासे आए हैं। ठीक, लेकिन AI के साथ इशू क्या है ना कि देखिए AI है तो सही चीज़ है, इसका फ़ायदा भी होगा फ्यूचर में, लेकिन AI रिलेटेड जो खर्च है ना वो बहुत ज़्यादा हो रहा है और फ्यूचर को सोच कर किया जा रहा है कि भाई अगर हम बहुत ज़्यादा खर्च अभी कर लेंगे तो फ्यूचर में इसके कारण हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे अगर इस फ्रंट पे कोई भी थोड़ा भी डिसअपॉइंटमेंट आया, ठीक है, या फिर US में अगर कुछ बड़ा प्रॉब्लम आया इकोनॉमी रिलेटेड, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स ये जो स्टॉक्स हैं वो बुरी तरह से गिर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गिर जाएंगे, मैं बोल रहा हूँ गिर सकते हैं। तो रिस्क तो है। और प्लस जेरोम पावेल का कल का अगर आप स्टेटमेंट सुनेंगे ना फेड रिजर्व के चेयरमैन का, उन्होंने खुद बोला है कि जो US का इक्विटीज़ है वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है मतलब कि कोई अगर नेगेटिव न्यूज़ आता है, कुछ नेगेटिविटी आता है इकोनॉमिक फ्रंट पे या पर्टिकुलर स्टॉक फ्रंट पे, तो ऑफकोर्स वहाँ पे बड़ा गिरावट आ सकता है। ठीक है, इसको देखकर ऑफकोर्स बोल सकते हैं कि रिस्क तो है, लेकिन रिस्क है इसका ये मतलब नहीं है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में US मार्केट को हम बोल दें कि खराब है। ठीक है, इसको ये ध्यान रखें। पराग पारक फ्लेक्सी कैप फंड का जो USP है ना, हमेशा से USP एक बड़ा USP रहा है US स्टॉक्स में एक्सपोजर। ऑलमोस्ट 30 to 35% के आसपास अगर कुछ समय पहले का इनका एक्सपोजर देखेंगे ना, इतना एक्सपोजर रहता था US इक्विटीज़ में। बाद में ऑफकोर्स ये $7 बिलियन का जो लिमिट है वहाँ पहुँच गया। इंडियन ना जो इंडियन म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं उनका फॉरेन इक्विटीज़ में एक्सपोजर, तो उसके बाद अलाउड नहीं है। उसके बाद RBI जो एक्सपोजर लिमिट है वो बढ़ा ही नहीं रहा है ना $7 बिलियन का, काफ़ी समय से पेंडिंग है। तो उसके कारण
इनका जो एक्सपोजर है, क्योंकि नया इन्वेस्टमेंट तो कर नहीं पा रहे हैं और पहले का जो एक्सपोजर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि AUM बढ़ रहा है, तो इसीलिए वो 30% का एक्सपोजर अब US इक्विटी में वो 12% का एक्सपोजर हो गया और समय के साथ धीरे धीरे और ये कम होता जा रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर किसी का US इक्विटी में एक्सपोजर नहीं है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन है ना, 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर्स, तो US हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे बड़ा इकोनॉमी है, तो ऑफकोर्स मार्केट गिरता भी है अगर, तो ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए गिरा होगा ना, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ऑफकोर्स वो भी वापस आएगा, वहाँ से भी रिटर्न्स आने लगेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना चाहिए कि अगर किसी का कोई US में अगर एक्सपोजर लेना चाहता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ, तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर किसी को तुरंत पैसा चाहिए, ठीक है, या फिर US इक्विटी में एक्सपोजर नहीं चाहिए, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स कॉल लिया जा सकता है कि क्या करें। तो ये क्लैरिटी मोस्टली आपको मिल गई होगी। देखिए रिस्क है, इसका ये मतलब नहीं है ना कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में भी रिस्क है, शॉर्ट टर्म का रिस्क है। ठीक है, गिरेगा सही बात है, फिर वापस भी आएगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर कोई बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता है तब तो वो देखना होगा कि आपको क्या करना है। एक ये, दूसरा बड़ा AUM ना, 1 लाख करोड़ से भी बड़ा AUM, तो इसका निगेटिव असर क्या पड़ेगा? तो देखिए सबसे बड़ा एक नेगेटिव असर क्या पड़ता है ना कि इतना बड़ा जब AUM हो जाएगा तो आप मिड कैप स्मॉल कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर नहीं ले पाएंगे। ठीक है, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि ये फ्लैक्सी कैप फंड है। फ्लैक्सी कैप फंड का जो बेस्ट पार्ट होता है कि भाई लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, बेसिस मार्केट कंडीशन, कहीं भी आप किसी भी प्रपोर्शन में एक्सपोजर ले सकते हैं। ये तो USP है फ्लैक्सी कैप फंड का। लेकिन जब आपका AUM इतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना, तो ऑफकोर्स आप मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा एक्सपोजर नहीं ले पाएंगे। तो ये बात हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है कि अगर आप पराग पारक फ्लैक्सी कैप फंड के साथ हैं तो आपको ये मानकर चलना है कि यहाँ पे जो आपको एक्सपोजर मिलेगा वो मोस्टली लार्ज कैप, इंडियन लार्ज कैप का एक्सपोजर मिलेगा, और US इक्विटी में जो एक्सपोजर मिल रहा है वो मेगा कैप्स का मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप में फ्यूचर में कोई बड़ा एक्सपोजर लेना शायद पॉसिबल ना हो। तो अभी भी एक्सपोजर देखेंगे मिड कैप स्मॉल कैप रफली मैं बोल रहा हूँ 5% के आसपास दिखेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। ठीक है, तो बहुत बड़ा एक्सपोजर, और पराग पारक फ्लैक्सी कैप कभी भी मिड कैप स्मॉल कैप में बड़ा एक्सपोजर लेने के लिए जाना नहीं जाता है। ज़्यादातर इनका एक्सपोजर यही मेगा कैप्स, US के मेगा कैप्स और इंडिया के लार्ज कैप में ही होता है। तो इसको ऐसे देखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफकोर्स अगर मिड कैप स्मॉल कैप में एक्सपोजर चाहिए तो अलग से हमें फंड्स, दूसरे फंड्स में जाना होगा। इसको हमें मानना पड़ेगा भाई मेगा कैप में एक्सपोजर होगा और इंडियन लार्ज कैप्स में ज़्यादा एक्सपोजर होगा। मिड कैप स्मॉल कैप में देखिए लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, उनका AUM छोटा होता है, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होता है। तो अगर बड़ा पैसा वहाँ इन्वेस्ट करने जाएंगे या बड़ा पैसा वहाँ से निकालेंगे तो उसका जो प्राइस है, स्टॉक प्राइस ना, वो बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होने लगेगा। तो इसीलिए वहाँ पे बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस फंड के साथ। यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूँ। देखिए किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, कितना भी अच्छा स्कीम हो, लेकिन जो एक्सपोजर है वो लिमिटेड रखें ना, हमेशा डाइवर्सिफाई करके रखें। देखिए कोई भी फंड कितना भी अच्छा कर रहा हो इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा अच्छा करता रहेगा, उसमें भी कभी ना कभी अंडर परफॉर्मेंस आएगा, थोड़ा समय हो सकता है 1-2 साल का अंडर परफॉर्मेंस, फिर से वापस आएगा। ठीक है, अगर अच्छा स्कीम है फिर से वापस आएगा, फिर से रिटर्न आने लगेगा। लेकिन हाँ, सिर्फ ध्यान ये रखना है कि भाई डाइवर्सिफाई करके रखें, एक ही स्कीम में पूरा पैसा ना डाल दें, क्योंकि अगर उसका 1-2 साल का कभी अंडर परफॉर्मेंस आया फ्यूचर में तो उसके कारण ना हमें पैसा इन्वेस्ट करने में प्रॉब्लम होता है ना। कोई भी नहीं चाहता है कि उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो अंडर परफॉर्म करे। तो अगर सही से हम डाइवर्सिफाई करके रखते हैं तो अगर परफॉर्मेंस थोड़ा अप डाउन भी होता है तो उसके कारण कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर ओवरऑल हमारे पोर्टफोलियो पे नहीं पड़ता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।